हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसको शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको क्यों पढ़ाया जाता है, इसकी क्यों जरूरत है हमारे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। उसको वन बाय वन हम पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने देखा हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। वन बाय वन इन दोनों वर्ड को क्रैक करते और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? एक कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर सेटिस्फैक्शन। सिंपल सी बात हमने बोली, कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स को खरीदता है या सर्विसेज को लेता है अपनी सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ए स्टेट ऑफ बैलेंस। मतलब बैलेंस की सिचुएशन को हमने क्या बोला? एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर बैलेंस रहेगा। अब वो हम उसकी डेफिनेशन से समझेंगे कि इन दोनों को मिलाकर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बनता है। मैं पहले लिखवाऊंगा आपको, देन मैं आपको समझाऊंगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको रफ करने से पहले एक बार दोबारा समझा देता हूं। कंज्यूमर एंड इक्विलिब्रियम दोनों का सेपरेट मीनिंग क्या होता है? कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज लेता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक पॉइंट ऑफ या एक ऐसा पॉइंट जहां पर क्या होता है? बैलेंस की सिचुएशन होती है। मतलब अब हम अच्छे तरीके से समझेंगे और कि बैलेंस की सिचुएशन क्या होती है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं और फिर मैं आपको यहां पर लिखवाता हूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। सबसे पहले यहां स्टार्ट करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब समझते हैं। इट मींस या इट रेफर्स टू द सिचुएशन, it refers to the situation when consumer is having maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change his way existing expenditure. ठीक है जी। करेक्ट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? तो हमने बताया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट या ऐसी सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब जब कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करता है तो उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। देखो, कंज्यूमर कोई भी गुड्स को कंज्यूम करता है या सर्विस को कंज्यूम करता है उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो कह रहा है कि जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब समझते हैं इन दोनों का मतलब। सबसे पहले कंज्यूमर दोनों में बात कर लेगी जो कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करेगा। कह रहा है विद लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल सा मीनिंग। मतलब हमने कल इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या समझा था? ए स्टेट ऑफ बैलेंस। हमने इसका मतलब क्या समझा था? ए स्टेट ऑफ बैलेंस, मतलब जहां पे वो बैलेंस है। तो अब समझते हैं बैलेंस का मतलब क्या। बैलेंस का मतलब यहां पर है कि कंज्यूमर अपनी इनकम, जितनी भी उसकी इनकम है, उसको वो गुड्स पर इस तरीके से खर्च कर रहा है कि उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो उसकी इनकम के इक्वल है। मतलब मान लो अगर मेरी इनकम 10,000 है, मेरी 10,000 इनकम में अगर खर्च कर रहा हूं गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो मुझे सेटिस्फेक्शन भी कितना मिल रहा है? 10,000 के बराबर का मुझे सेटिस्फेक्शन जहां पर मिलेगा
उस पॉइंट को, सिचुएशन को मैं क्या बोलूंगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दोबारा से देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंज्यूमर अपनी इनकम को 10,000 की इनकम को इस तरीके से खर्च करेगा कि उसे सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा? 10,000 ही होगा। मीन्स वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रहेगा, उसके बाद उसका सेटिस्फेक्शन कम होने लग जाएगा। सो आई होप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको पॉइंट समझ में आ गया। अब बात आगे की करें उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज समझाता हूं। जब हमने अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर करा था, हमने उसमें देखा था जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स थी उसके अंदर हम इंडिविजुअल यूनिट को या एंटिटी को स्टडी करते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल या एक व्यक्ति, मतलब इंडिविजुअल एंटिटी को स्टडी करते थे या इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते थे, ठीक है। और वही हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हम करते थे पूरी इकोनॉमी को एक एज ए होल स्टडी करते थे। तो जब हम बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है एक सिंगल कंज्यूमर को स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि हम किसको स्टडी कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स को। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी हम स्टडी करेंगे वहां पर हम सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट को ही स्टडी करेंगे, ठीक है। सो आपके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि जब भी हम 11वीं क्लास में जो भी हमारे चैप्टर होंगे वो इंडिविजुअल यूनिट को लेकर होंगे, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे वो इंडिविजुअल फर्म हो, चाहे वो इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो, ठीक है। सो अब हम इसके बात आगे करते हैं। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो इकोनॉमिस्ट जो बहुत ही अपने समय के बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया कि भाई ये पॉइंट जो होगा प्रैक्टिकली, ये पॉइंट क्या होगा? ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। दूसरे ने दूसरा मेथड निकाला कि नहीं भाई ये मेथड इस मेथड से ज्यादा एक्यूरेट है। तो दोनों मेथड्स को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दोनों ही मेथड से किस किस पॉइंट पर हुआ, ठीक है। तो जो दो इकोनॉमिस्ट थे उनमें से एक, पहले का नाम था एल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम था? एल्फ्रेड मार्शल। पहले इकोनॉमिक्स का नाम था एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को प्रैक्टिकली निकाल के दिखाया कि किस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। दूसरा बोला जे.आर. हिक्स, ये दूसरा इकोनॉमिस्ट था, ठीक है, ओके। अच्छा, जो एल्फ्रेड मार्शल था उसने जो थ्योरी दी उसका नाम हुआ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और वही जो जे.आर. हिक्स ने थ्योरी दी उसका नाम बोला हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था तो हम इसको काफी बार मार्शल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं, मार्शल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही इसको जे.आर. हिक्स ने दिया तो हिक्सियन यूटिलिटी अप्रोच, हिक्सियन यूटिलिटी अप्रोच भी बोला जाता है, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं कि ये कौन इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने किस किस थ्योरी को दिया। या इसका एक नाम और है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या एनालिसिस, ठीक है। और यहां पर हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये दो हमारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने, एक फर्स्ट एल्फ्रेड मार्शल, एक थे जे.आर. हिक्स। अब समझते हैं एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला और जे.आर. हिक्स ने क्या बोला। देन हम एल्फ्रेड मार्शल को वन बाय वन स्टेप करके पूरा इनके बारे में स्टडी करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। देन फिर हम आएंगे जे.आर. हिक्स पर कि जे.आर. हिक्स कैसे करते हैं। पहले और हम एक रफ मीनिंग समझ लेते हैं कि एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा। जो हमारे एल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने कहा कि भाई जो भी गुड्स को हम कंज्यूम करते हैं, मतलब जो भी गुड्स को हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। एक्चुअली जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा कि हम कोई भी गुड्स कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है और उस सेटिस्फेक्शन को हमें नंबर्स में मेजर करना होगा। एक्चुअली नंबर्स में क्या, उसको हमें मेजर करना होगा, उसकी एक यूनिट होगी, उसमें मेजर करना होगा, वो हम देखेंगे। तो एल्फ्रेड मार्शल साहब कहते हैं कि भाई जब भी आप गुड्स कंज्यूम करोगे तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, वो सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल, आप जब पहला बर्गर खाओगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, दूसरा बर्गर खाओगे आपको कुछ कम मजा आएगा, तीसरा बर्गर खाओगे कुछ कम मजा आएगा, चौथा बर्गर खाओगे कुछ और कम मजा आएगा। तो इस तरीके से ये अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। वहीं जब हम जे हिक्स की बात करते तो ये कहते हैं नहीं भाई, मेरी थ्योरी कहती है कि भाई आप जितने भी गुड्स कंज्यूम करोगे ना, आप वहां पर रैंक दोगे कि भाई पहले जो गुड्स आपको सबसे ज्यादा पसंद है आप उसको बोलोगे ये फर्स्ट प्रेफरेंस, उसके बाद जो उससे कम पसंद है उसको सेकंड प्रेफरेंस दोगे, फिर उससे कम पसंद उसको थर्ड प्रेफरेंस। यहां पर आपको रैंकिंग के बेसिस पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना होगा। और यहां पर हम किसके बेस पे करेंगे, यहां हम करेंगे कि जो भी गुड्स हम कंज्यूम करते हैं, एक गुड्स की बात कर रहा है तो यहां पर एक गुड्स से ज्यादा गुड्स होंगे, यहां पर एक गुड्स को जैसे जैसे हम उसकी यूनिट बढ़ाते जाएंगे जो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाएगा। अब बहुत अच्छे तरीके से इसका 1 by 1 स्टेप इसको अल्फ्रेड मार्शल जी को उठाते हैं, फिर इसको एक एक पॉइंट्स पे कवर करेंगे। ठीक है, सो मैं ये पॉइंट मिटा देता हूं। ये तो सबसे पहले हमने बात करी, हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो कि किसने दिया है, जो कि दिया हमारे पास एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दिया, एल्फ्रेड मार्शल ने। अब इसमें हम कुछ छोटी छोटी यूनिट टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला टर्म है हमारे पास यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी। देखो यूटिलिटी क्या होता है, जब भी हम कोई भी गुड्स कंज्यूम करते हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है या उससे जो हमें मजा आता है, तो उस मजे को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। जो भी गुड्स कंज्यूम करके हमें मजा आया या सेटिस्फेक्शन मिला उसको हमने क्या बोला, यूटिलिटी। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, इसको हमने बोला इट रेफर्स टू वांट satisfying power of commodity। मतलब जो भी गुड्स होंगे उसके अंदर हमारे वांट को सेटिस्फाई करने की पावर होगी, मतलब हमें सेटिस्फेक्शन देने की पावर होगी। तो उसी को हमने क्या बोला, उसी को हमने बोला यूटिलिटी। यूटिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है, हम कोई भी गुड्स कंज्यूम करेंगे या सर्विस लेंगे तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो कह रहा सेटिस्फेक्शन को नापने के लिए हमने टर्म बना लिया यूटिल्स। हमने कहा कि आप क्या करोगे, यहां पे हमने पॉइंट ले दिया, यूटिलिटी इज मेजर्ड बाय यूटिल्स। जो यूटिलिटी होगी, जैसे मान लो मैंने बर्गर खाया तो मैं इमेजिनरी नंबर लूंगा कि पहला बर्गर खाने से मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो उस मतलब जो मजा आया, मुझे कितने का मजा आया, 20 का मजा आया। 20 क्या, तो 20 यूटिल्स का मजा आया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और कहा जाता है कि जो यूटिलिटी है हमारे पास, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। एक एक करके समझते देखो, यूटिलिटी कह रहा है जो डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। एक बात बताओ, एक पर्सन प्यासा है और एक, जब प्यासा है भूखा, एक पर्सन मतलब बहुत ज्यादा भूखा है, अब वो कुछ भी बर्गर खाता है, और एक पर्सन है जो ऑलरेडी खा चुका है, पहले से उसने खाना खा रखा है। तो दोनों अगर बर्गर खाएंगे या पिज्जा खाते हैं तो किसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो भूखा हुआ उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और जो भूखा नहीं है उसको बहुत कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसलिए बोला जो यूटिलिटी होता है ना, वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। जो भूखा व्यक्ति है उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो कम भूखा है उसको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कह रहा प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस का मतलब है कि किसी पर्सन को किसी जगह जाकर अच्छा लगता है और किसी पर्सन को किसी और जगह। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो कोई इंडिविजुअल है, किसी को
क्लब पार्टीज वगैरह में जाकर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, किसी को टेम्पल्स में जाकर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये कह रहा है कि प्लेस टू प्लेस से भी सेटिस्फेक्शन होता है। किसी प्लेस पर आप ऑलरेडी जा रखे हो तो वहां अगर आप दोबारा जाओगे तो शायद इतना मजा नहीं आएगा, या फिर आप नई जगह गए तो आप नई जगह पर जाकर आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसमें भी अलग अलग चीजें है, तो मतलब कह रहा है प्लेस टू प्लेस पर भी डिपेंड करता है यूटिलिटी। ठीक है, फिर तीसरा कह रहा है टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। देखो आजकल क्या है, आजकल जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको मॉर्निंग के टाइम पर अच्छा लगता है, जिनको स्टडी करना मॉर्निंग में ज्यादा अच्छा लगता है इन कंपैरिजन टू कुछ बच्चे नाइट में ज्यादा प्रेफरेबल करते हैं स्टडी करना। तो टाइम टू टाइम पे डिपेंड करता है, किसी को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है मॉर्निंग में पढ़कर, किसी को नाइट में पढ़कर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। या प्लेस की बात करी मैंने, किसी को क्लब्स पार्टीज वगैरह में जाकर या किसी को टेम्पल में जाकर, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है या यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, सो ये हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मान लो अब आप क्या कर रहे हैं, अब हम ना फॉर एग्जाम्पल पिज्जा, ठीक है, मान लो हमने 6 पिज्जा खाए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं पहला पिज्जा खाऊंगा तो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और जैसे जैसे मैं दूसरा पिज्जा खाऊंगा, तीसरा पिज्जा खाऊंगा, चौथा पिज्जा खाऊंगा, पांचवा पिज्जा खाऊंगा, छठा पिज्जा खाऊंगा, धीरे धीरे मेरा सेटिस्फेक्शन क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। जैसे मैं बोलूं, मान लो मैंने पहले पिज्जा खाया, मुझे 20 यूटिल्स का, ये पिज्जा का जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो किसमें है, यूटिल्स में। तो मान लो मैंने पहला पिज्जा खाया तो मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, फिर दूसरा खाऊंगा तो मुझे कुछ कम मिलेगा तो 16 का मिला, फिर मैंने तीसरा खाया 10 का मिला, फिर चौथा खाऊंगा और कम मिलेगा, 4 का मिलेगा। अच्छा, कुछ फिर एक ऐसा लेवल भी हो गया कि आप अगर कुछ खाओगे तो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो हमने मान लो 5 पे हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होगा, 0, हमें मजा नहीं आ रहा। और कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हो जाती हैं जहां पर हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो डिससेटिस्फेक्शन में बदल जाता है। मतलब अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा खा लेते हो तो उससे आपको वॉमिटिंग होती है, मतलब वॉमिटिंग होने का मतलब है डिससेटिस्फेक्शन, नेगेटिव सेटिस्फेक्शन या नेगेटिव सेटिस्फेक्शन में पहुंच जाते हो। ठीक है, तो हमने बोला -6। ठीक है, तो आप समझ लो जैसे जैसे हम पिज्जा खाते आ रहे हैं उससे मिलने वाला मजा है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, सो अब हम इसके अंदर आपको एक चीज समझते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक चीज आती है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है। अब हम इसके अंदर एक चीज पढ़ेंगे, क्या, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, हम बोलेंगे इट इज द सम ऑफ, हमने क्या बोला, इट इज द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी derived from the consumption of certain number of unit of commodity। ठीक है, देखो हमने क्या बोला, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, कह रहा मैंने, अगर मेरे को बताना टोटल यूटिलिटी क्या होता है, समझते हैं। टोटल यूटिलिटी होता है कि भाई अगर आपने 3 गुड्स कंज्यूम करें तो 3 को मिलाकर 20 + 16 + 10। अगर मान लो आपने एक पिज्जा कंज्यूम करा तो उससे सेटिस्फेक्शन कितने का मिलेगा, 20 का। अगर आपने 2 पिज्जा खाए तो अब आपको मिलेगा 20 + 16 36 का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर आपने 3 खाए तो आपको मिलेगा 20 + 16 + 10 तो होगा 46 का। अगर आपने 4 पिज्जा खाए तो 20 16 10 + 4, इसका मतलब 50 का टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और अगर आपने 5 है तो 20 16 10 4 + 0, मतलब 50 का ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि आपने सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। और अगर 6 पर जाओगे तो 20 + 16 + 10 + 4 + 0 -6, तो यार 44, कितना जाएगा, 44, क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमने टोटल यूटिलिटी को क्या बोला, हमने टोटल यूटिलिटी को बोला इट इज द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द
कंजम्पशन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी, मतलब टोटल यूटिलिटी का सम है, जितना भी हम खाएंगे उसका सम है क्या, टोटल यूटिलिटी। अगर मैंने 3 पिज्जा खाया तो 3 से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला उसको कहेंगे, अब मान लो मैंने 3 पिज्जा खाया तो 3 से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला उसको क्या कितना मिला 46 का, 4 से 50 का। ठीक है, तो आप हमारे पास ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इसका एक फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। कैसे? हमने बोला कि हमारा टोटल यूटिलिटी कैसे निकलेगा, तो हमने टोटल यूटिलिटी का यूटिलिटी फर्स्ट यूटिलिटी सेकंड, या हम इसको मार्जिनल यूटिलिटी कह देते हैं। अभी मार्जिनल यूटिलिटी आप समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट आया मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन। ठीक है, या फिर इसका एक और फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी सम ऑफ एमयू। एक्चुअली ये जो मिला है ना, जो हर यूनिट से हमें जो इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम मार्जिनल यूनिट भी कहते हैं। मतलब 1 से 20 का मिला, दूसरे से 16 का मिला, तीसरे से 10 का मिला, तो इंडिविजुअल लेवल पर हर एक से जितने का मुझे मिल रहा है सेटिस्फेक्शन उसको मैं क्या कहता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अभी हमारे पास देखो मार्जिनल यूटिलिटी टर्म आ गया है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। मैं आपके पास इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, अभी हम मार्जिनल यूटिलिटी समझते हैं। तो हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है क्या चीज, इट इज द additional utility derived from the consumption of additional unit of commodity, additional unit of commodity। सिंपल से हमने चीज बोली, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि आपने एडिशनल यूटिलिटी जो डराइव करी है ना, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके, मतलब मान लो हमने पहले से कितने की कंज्यूम करा था, मार्जिनल यूटिलिटी कह रहा पहले से आपने 20 का कंज्यूम करा था तो पहले से हो जाएगा 20 का। अच्छा मान लो मेरे को बताओ कि आपने दूसरे से कितने कंज्यूम करा है, दूसरे से एडिशनल कितना कंज्यूम करा है, एडिशनल मैंने 16 कंज्यूम करा है। भाई ये कह रहा है इट इज द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपने जितना एडिशनल यूटिलिटी अराइज करा है उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राइव करा है, उसी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब तीसरे से हमने कितने का ड्राइव करा है, मतलब 36 माइनस 20 16, एक एडिशनल करने से फिर 46 माइनस 36 कितना आया 10। इसको मैं इस तरीके से भी दिखा देता हूं आपको, और कंफ्यूजन हो रही है तो वैसे तो बहुत सिंपल है। हमने बोला कि मान लो आप पहले से 20 का मिला, एक एडिशनल यूनिट ड्राइव करने से टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंज आया है 16 का। ठीक है, यही सेम चीज आया, इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। यहां पर मैं आपको अलग से भी समझा दे रहा हूं कि भाई आपने जो भी एडिशनल यूटिलिटी डराइव करी, भाई 20 से 36 पे गए तो कितनी एडिशनल यूटिलिटी डराइव करी, तो 36 माइनस 20 16। फिर आपने एक एडिशनल यूटिलिटी कंज्यूम करा तो कितना एडिशनल यूटिलिटी डराइव करा, तो हमने बोला 46 माइनस 36 10। फिर एक एडिशनल गए तो फिर आपने 36 50 माइनस 46 4, फिर आपने 50 माइनस 50 0, फिर 44 माइनस 50 माइनस 6। ठीक है, तो ये आपका हो गया मार्जिनल यूटिलिटी कि आपने एडिशनल यूटिलिटी कितनी डराइव करी है एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से। ठीक है, फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, एक अधिक
यूनिट कंज्यूम करने से आपने टोटल यूटिलिटी में कितना एडिशन करा है, उसी को हमने क्या बोला, टोटल यूटिलिटी। अच्छा, इसको भी निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस वन। जैसे मान लो हमें मार्जिनल यूटिलिटी 3 पर निकालना है, 3 पर, तो टोटल यूटिलिटी 3 माइनस टोटल यूटिलिटी 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 2। तो टोटल यूटिलिटी 3 पर कितना है, 46। टोटल यूटिलिटी 2 पर कितना हो गया था, 36। इसका मतलब 10 आ गया मेरे पास क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। ये इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, इसका फॉर्मूला है चेंज इन यूटिलिटी। जैसे हमने बताया कि इसका चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन में चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन यूनिट्स। अब एक बात बताओ, दूसरे तीसरे पे आने से कितने का चेंज हुआ है टोटल यूटिलिटी में, 10 का चेंज हुआ है। तो हमने कहा कि चेंज हुआ 36 माइनस, और यूनिट में कितने का चेंज हुआ दूसरे से तीसरे पर आने पर, 3 माइनस 2, यहां पर 10 अपॉन में 1, इसका मतलब 10 यूटिलिटी हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से समझते हैं, दूसरे से तीसरे पर तो यूनिट में कितने का चेंज आया, 1 का। ऐसे टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंज आया, इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन यूटिलिटी। तो 46 माइनस 36 10, तो इससे भी हमारा 10 आंसर आया था, इससे भी हमारा 10 आंसर आया। सो आई होप आपको ये जो दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड यूटिलिटी, समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इनके बीच का एक रिलेशन कराता हूं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक है, सो टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का हम रिलेशन करते हैं। तो हमारे पास हम कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सो इसका डायग्राम, शेड्यूल डायग्राम में बता दूं, जैसे हमने करा था यूनिट्स, कितनी यूनिट्स थी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। हमारा जो सेटिस्फैक्शन था मार्जिनल यूटिलिटी जो सेम था 20 16, फिर कितना था 10 था, फिर 4 0 माइनस 6। तो टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 36 46 50 50 44। अच्छा, अगर आप देखोगे 1 से 4 तक तो हमें सेटिस्फैक्शन मिला है। ठीक है, यहां पर हमें हमारा सेटिस्फैक्शन क्या है, 0 है, तो इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। जहां पर हमारा सेटिस्फैक्शन 0 था उसको पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी और पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी, और जो 6th पर है उसको कहेंगे डिससैटिस्फैक्शन। क्या होगा, डिससैटिस्फैक्शन। ठीक है, सो ये हमारा शेड्यूल था। अच्छा, इसके बेस पर जो डायग्राम बनेगा मैं आपको अलग अलग डायग्राम में दिखाता हूं। मान लो ये एक डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है। तो हमारा टोटल यूटिलिटी का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, और मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगा यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, और ये हो जाएगा मतलब टोटल यूटिलिटी इधर, ये होगा मार्जिनल यूटिलिटी, यहां पर जाएगा यूनिट्स। एक्स एक्सिस पर क्या होगा, यूनिट्स, ये 0 0। तो कह रहा है कि भाई आप समझते हैं कि क्या है, आपका डायग्राम ऐसा बनेगा। इसको मैं लिखा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या रिलेशन होगा, व्हेन टोटल यूटिलिटी, तो TU का मतलब क्या है, टोटल यूटिलिटी, एंड मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब MU। मैं पूरा पूरा लिख देता हूं, व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग, marginal utility becomes positive, marginal utility becomes positive।
मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगा। आप देख सकते हो जब ये इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। दूसरा कहेंगे व्हेन टीयू टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और थर्ड, व्हेन टोटल यूटिलिटी एट इट्स मैक्सिमम लेवल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे, फर्स्ट पॉइंट पर जब आप इंक्रीजिंग कर रहा है तो यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट को हम कहते हैं नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर आप देखोगे जब टी डिक्रीज कर रहा है तो ये नेगेटिव हो गया है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। और जब टीयू मैक्सिमम पे होता है तो इसको कहते हैं जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि यहां पर जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो जीरो होता है। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।